प्रिय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर M.K. आर्या आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारा अपना यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि हम पिछला वीडियो लेक्चर में व्यष्टि अर्थशास्त्र का यूनिट 3 उत्पादन एवं लागत के अंतर्गत पहला टॉपिक उत्पाद की अवधारणा के अंतर्गत हम लोग उत्पाद, उसके प्रकार और विभिन्न प्रकार के उत्पादों के बीच संबंध सारणी और रेखाचित्र की सहायता से देखें। उसके बाद हम लोग आज उत्पादन फलन का अध्ययन करेंगे। उत्पादन फलन का अध्ययन करेंगे, क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, गणितीय रूप से इसको कैसे व्यक्त करते हैं, उत्पादन फलन का प्रकार कौन कौन सा होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं उत्पाद की अवधारणा के अंतर्गत एक नया टॉपिक उत्पादन फलन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उत्पादन फलन क्या होता है। अच्छा, परिभाषा से पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है, और जितने उत्पादन के साधन का प्रयोग किया जाता है उन उत्पादन के साधनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक को परिवर्तनशील साधन और शेष को स्थिर साधन के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो परिवर्तनशील साधन को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं और स्थिर साधन को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं। और हमारा अगला सवाल है कि उत्पादन की मात्रा क्या उत्पादन के साधन पर निर्भर करती है। हम लोग उत्पादन की मात्रा को यहाँ स्मॉल q से डिनोट करेंगे। उत्पादन की मात्रा जिसे कहेंगे, निर्गत की मात्रा कहेंगे, निपज की मात्रा कहेंगे, तो हम लोग उसको स्मॉल q से डिनोट करेंगे। ये उत्पादन की मात्रा हो गया। अच्छा, उसके बाद ये उत्पादन की मात्रा हो गया, छोड़िए, उत्पादन की मात्रा। और हम आपसे सवाल किए हैं, पहला तो सवाल है कि उत्पादन करने के लिए उत्पादन का साधन का प्रयोग किया जाता है, और इसका मतलब है कि उत्पादन की मात्रा उत्पादन के साधनों पर निर्भर करेगी। उत्पादन के साधनों पर निर्भर करेगी। इसी को हम लोग आगत भी बोलते हैं, कारक भी बोलते हैं। अच्छा, अब हम लोग उत्पादन की मात्रा को स्मॉल q से डिनोट करते हैं, और ये f का साइन होता है जिसको हिंदी में फलनात्मक बोलते हैं, फलन बोलते हैं। इंग्लिश में फंक्शन और हिंदी में फलन। हाँ, आपसे हम सवाल अभी किए थे कि उत्पादन के साधनों को मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं, परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन। तो आपको बताना है कि परिवर्तनशील साधन को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं और स्थिर साधन को किस लेटर से डिनोट करते हैं। तो आप पुराना वीडियो लेक्चर में पढ़े होंगे कि परिवर्तनशील साधन को हम लोग L से डिनोट करते हैं और स्थिर साधन को हम लोग K से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर इसी की सहायता से हम उत्पादन फलन को परिभाषित करेंगे कि उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन के साधनों के बीच फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन बोलेंगे। उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन के साधनों के बीच फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहेंगे। अब ये जो इसे हम उत्पादन फलन कह दिए, अब उत्पादन फलन जो हो गया वो दो प्रकार का, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन, उत्पादन फलन, और दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, उत्पादन फलन। उसे उत्पादन फ से फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब देखिए, हम आप लोग को अल्पकाल और दीर्घकाल की कॉन्सेप्ट की चर्चा पुराना वीडियो में हम कर चुके हैं,
हालांकि यहाँ फिर से हम इसको रिपीट करते हैं कि उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को प्रयोग किया जाता है। अब अल्पकालीन तो उत्पादन के साधनों के प्रयोग से जो उत्पादन की प्राप्ति होती है उसको हम लोग प्रतिफल भी बोलते हैं, इंग्लिश में रिटर्न्स बोलते हैं। जो प्रतिफल की प्राप्ति होती है वो अल्पकालीन है कि दीर्घकालीन है, यह तय होता है कि उत्पादन के साधन में प्रयोग किए गए जो साधन है स्थिर और परिवर्तनशील, वो सब बदले गए हैं कि नहीं बदले गए हैं, सबको घटाया बढ़ाया गया है कि नहीं घटाया बढ़ाया गया है। अगर सभी साधन को घटाया बढ़ाया, सभी साधन कहने का मतलब स्थिर और परिवर्तनशील साधन दोनों को अगर परिवर्तित किया गया है तो हम जो वहाँ से रिटर्न्स प्राप्त होगा, प्रतिफल प्राप्त होगा, उसे हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहेंगे, दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहेंगे। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर उत्पादन के जो दोनों साधन हैं स्थिर और परिवर्तनशील, ये दोनों परिवर्तनशील होते हैं, ये दोनों को घटाया बढ़ाया जाता है, जिसे हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। और इसे हम लोग या जब यहाँ पर इन दोनों साधनों को घटाया बढ़ाया जाता है तो एक ही अनुपात में घटाया बढ़ाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग पैमाने का प्रतिफल भी कहते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने का प्रतिफल भी कहते हैं। इस प्रतिफल का मतलब भी होता है उत्पाद, निपज, आउटपुट, निर्गत। अब अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, अगर उत्पादन के दोनों साधन परिवर्तनशील नहीं हैं और वहाँ से जो प्रतिफल प्राप्त हुआ उसे हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। इसलिए इसको मैथमेटिकल रूप से ये उत्पादन की मात्रा हो गया और ये निर्भर करता है उत्पादन के साधन पर, और यहाँ पर सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते हैं। तो परिवर्तनशील कौन होगा, तो अल्पकाल में कौन होता है परिवर्तनशील, ये श्रम, जिसको एल से व्यक्त करते हैं। और जो स्थिर साधन होता है वो नहीं बदलता है, जिसको के से डिनोट करते हैं, और नहीं बदलता है तो उसको संकेत के रूप में हम यहाँ पर एक रैकरिंग का साइन देते हैं। ये बताता है कि स्थिर साधन नहीं बदल रहा है, स्थिर साधन अपरिवर्तनशील है, और यहाँ से जो प्रतिफल की प्राप्ति होगी इसी को हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन या एक साधन के प्रतिफल के नाम से जानेंगे। एक साधन के प्रतिफल, एक साधन के प्रतिफल। एक साधन के प्रतिफल कहने का मतलब हुआ कि उत्पादन के साधनों को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है, एक स्थिर साधन और दूसरा परिवर्तनशील साधन। तो यहाँ जो प्रतिफल की प्राप्ति हो रही है, उत्पादन की प्राप्ति हो रही है, उसमें से हम किसको बदल रहे हैं, तो परिवर्तनशील साधन को बदल रहे हैं, घटा बढ़ा रहे हैं, और स्थिर साधन को क्या रखे हैं, फिक्स रख दिए हैं। हाँ, इसलिए यहाँ जो प्रतिफल की प्राप्ति होगी वो एक साधन को घटाने बढ़ाने से हो रहा है, इसलिए अल्पकालीन उत्पादन फलन को एक साधन का प्रतिफल भी कहते हैं और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। आगे हम और इसमें क्या कह सकते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन फलन या एक साधन के प्रतिफल की प्राप्ति केवल परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन करके की जाती है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन की प्राप्ति दोनों साधनों की मात्रा को परिवर्तन करने से प्राप्त होता है। तो ये अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बीच मुख्य डिफरेंस है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन का या फिर एक साधन के प्रतिफल का, फिर उसके बाद थोड़ा डिटेल जानकारी लेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन का। तो अभी हम लोग देखें कि अल्पकालीन उत्पादन फलन को एक साधन का प्रतिफल कहते हैं। एक साधन का प्रतिफल,
एक साधन का प्रतिफल या अल्पकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग देखें कि उत्पादन की मात्रा को प्राप्त करने के लिए केवल एक साधन, और वो है परिवर्तनशील साधन, की मात्रा में परिवर्तन करते हैं, और जब स्थिर साधन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और जो उत्पाद की प्राप्ति होती है उसे हम लोग एक साधन का प्रतिफल या अल्पकालीन उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें एक सारणी की सहायता पड़ेगी। हम उस सारणी का निर्माण करते हैं। तो एक साधन के प्रतिफल के अंतर्गत हम लोग देख पाए कि यहाँ पर स्थिर साधन स्थिर रहता है, परिवर्तनशील साधन में वृद्धि की जाती है, और जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग एक साधन का प्रतिफल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक साधन में बढ़ोतरी करने से, एक साधन में वृद्धि करने से कुल उत्पाद यानी प्रतिफल जो है सो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, पहली इकाई से लेकर के अंतिम इकाई तक प्रतिफल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पहली इकाई से अंतिम इकाई तक प्रतिफल में जो वृद्धि हुई है वो अलग अलग गति से हुई है। अब अलग अलग गति से भी कौन कौन सी गति से, तो देखिए यहाँ पर उस गति को पहचानना है। आप यहाँ पर चौथी इकाई तक देखिए, चौथी इकाई तक हम परिवर्तनशील साधन की इकाई को बढ़ाए हैं, और परिवर्तनशील साधन की इकाई बढ़ने से प्रतिफल यानी कुल प्रतिफल या कुल उत्पाद टीपी में वृद्धि हुई है। ठीक है, हम यहाँ पर भी बात करेंगे चौथी इकाई से लेकर के छठी इकाई तक। यहाँ पर भी परिवर्तनशील साधन की इकाई बढ़ाने से टीपी बढ़ी है। ठीक है, टीपी बढ़ी है। यहाँ पर भी परिवर्तनशील साधन की इकाई बढ़ाने से टीपी बढ़ी है, और छठी इकाई से लेकर के अंतिम इकाई तक परिवर्तनशील साधन की इकाई में वृद्धि करने से टीपी बढ़ी है। तो फिर हमें जानना क्या है, और जो हम जानने की कोशिश में है कि परिवर्तनशील एक साधन के प्रतिफल नियम के अंतर्गत परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई वृद्धि से कुल उत्पाद में परिवर्तन 3 गति से होती है। पहला गति है कि परिवर्तनशील साधन की इकाई में वृद्धि करने से कुल उत्पाद में वृद्धि बढ़ता हुआ गति से होता है। कुल उत्पाद में वृद्धि बढ़ता हुआ गति से होता है, बढ़ता हुआ गति से, बढ़ता गति से। ठीक है, इसलिए हम पहली इकाई से चौथी इकाई तक देखिए कि कुल उत्पाद बढ़ रहा है, और कुल उत्पाद बढ़ रहा है तो ये बढ़ता हुआ गति से बढ़ रहा है। इसका एविडेंस क्या है, साक्ष्य क्या है, कैसे मानेंगे कि पहली इकाई से चौथी इकाई तक कुल उत्पाद बढ़ता हुआ गति से बढ़ रहा है? ये तो पहली इकाई से लेकर के अंतिम इकाई तक तो ये बढ़ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि पहली इकाई से चौथी इकाई तक हाँ कुल उत्पाद बढ़ता हुआ गति से बढ़ रहा है। तो इसका एविडेंस है, इसका साक्ष्य यहीं पर है। हम आप लोग को इससे पहले वाला लेक्चर में बता चुके हैं कि टीपी का लोकंदिया एमपी होता है। टीपी के हालचाल को बताने के लिए एमपी के पास आपको जाना पड़ेगा। तो चौथी इकाई तक देखिए एमपी बढ़ रहा है, एमपी बढ़ रहा है, और हम इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं एमपी और टीपी के बीच संबंध कि एमपी बढ़ता है तो टीपी बढ़ता हुआ गति से बढ़ता है, बढ़ता हुआ गति से क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर चौथी इकाई तक एमपी बढ़ रहा है तो टीपी बढ़ता हुआ गति से बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक साधन के वृद्धिमान प्रतिफल बोलते हैं, वृद्धिमान
प्रतिफल। एक साधन का वृद्धिमान प्रतिफल। अच्छा, दूसरी अवस्था में बात की चौथी परिवर्तनशील साधन की चौथी इकाई से लेकर के छठी इकाई तक कुल उत्पाद तो यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। परिवर्तनशील साधन की इकाई बढ़ने से कुल उत्पाद बढ़ रहा है, लेकिन कौन गति से? तो हम इसमें गति को चेक करने के लिए एमपी पास पहुँचते हैं। तो एमपी देखिए, चौथी इकाई पर 15 है, पाँचवीं इकाई पर 15 है, छठी इकाई पर 15 है, यानी ये स्थिर है। तो स्थिर है तो यहाँ पर इसको कहेंगे क्या कि यहाँ पर परिवर्तनशील साधन की इकाई में वृद्धि होने से टीपी स्थिर गति से बढ़ रहा है, स्थिर गति से बढ़ता है। और हम इस अवस्था को बोलते हैं एक साधन का स्थिर प्रतिफल। एक साधन का स्थिर प्रतिफल। यहाँ पर कुल उत्पादन में वृद्धि हुआ, लेकिन स्थिर गति से वृद्धि हुआ है। और छठी इकाई से लेकर के अंतिम इकाई तक देखिए, परिवर्तनशील साधन की इकाई बढ़ाई गई है, टीपी भी बढ़ा है, लेकिन घटता हुआ गति से, घटता गति से बढ़ा है। ये कैसे चेक करेंगे कि टीपी घटता हुआ गति से बढ़ रहा है? एमपी को पकड़ेंगे। एमपी देखिए, छठी इकाई से लेकर के ये घटने लगा है, 15 से 13, 13 से 10, 10 से 5, तो टीपी बढ़ रहा है, लेकिन घटता हुआ गति से बढ़ रहा है। और इसे हम लोग, इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं एक साधन का ह्रासमान प्रतिफल। ह्रासमान प्रतिफल। तो आप समझ गए होंगे कि एक साधन का प्रतिफल नियम के अंतर्गत 3 छोटे छोटे नियम शामिल हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एक साधन का, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक साधन का वृद्धिमान प्रतिफल। दूसरा को क्या बोलते हैं? एक साधन का स्थिर प्रतिफल, स्थिर या समान प्रतिफल। और तीसरा को हम लोग बोलते हैं एक साधन का ह्रासमान प्रतिफल। तो आप समझ गए होंगे कि एक साधन का प्रतिफल क्या है, और एक साधन प्रतिफल नियम के अंतर्गत 3 छोटे छोटे स्थितियां बताई गई है। इसे हम 3 छोटे छोटे नियम भी कहते हैं, और इसे हम सारणी से दिखा दिए, डेफिनेशन जान गए हैं, इसके अंतर्गत 3 छोटा छोटा नियम जान गए, और इसे सारणी से दिखाना हो तो सारणी दिख गया। देखिए, अच्छा, सारणी बनाते कैसे हैं? इधर तो हम परिवर्तनशील साधन की इकाई 1, 2, 3, 4, 5 जितना मन है ले लिए। उसके बाद हम सीमांत उत्पाद का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि सीमांत उत्पाद की आकृति उल्टा यू जैसी होती है। और उल्टा यू जैसी होने का मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि सीमांत उत्पाद बढ़ता है, उसके बाद स्थिर हो जाता है एक स्टेज तक, फिर घटने लगता है। बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है, और फिर क्या होता है? घटने लगता है। तो उल्टा सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद उल्टा यू आकृति की होती है। इसका मतलब ये है कि सीमांत उत्पाद शुरुआती अवस्था में बढ़ता है, फिर स्थिर होता है, फिर घटने लगता है, इसलिए ये उल्टा यू आकृति का होता है। और उल्टा यू आकृति की खासियत को दिखाने के लिए हम सीमांत उत्पाद को पहले कुछ परिवर्तनशील साधन की कुछ इकाई तक बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर हम चौथी इकाई तक बढ़ाए हैं, फिर चौथी इकाई से लेकर छठी इकाई तक हम इसको कांस्टेंट रखें, स्थिर रखे हैं, फिर छठी इकाई से लेकर के आगे की इकाई तक इसको हम घटाना शुरू कर दिए। इतना डाटा मिलने के बाद हम पढ़ चुके हैं पहले कि सीमांत उत्पाद का योगफल कुल उत्पाद होता है। ये जोड़ते जाएंगे तो ये प्राप्त होते जाएगा। और हम यहाँ पर एक कॉलम लिखें एक साधन के प्रतिफल की अवस्था, जहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस परिवर्तनशील साधन की किस इकाई से किस इकाई तक वृद्धिमान प्रतिफल की प्राप्ति होती है, किस इकाई से किस इकाई तक स्थिर प्रतिफल की प्राप्ति है, और किस इकाई से किस इकाई तक ह्रासमान प्रतिफल की प्राप्ति होती है। तो इतना समझने के बाद हम अच्छा, एक और इन नियमों को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, ठीक है? इसे हम लोग लागत ह्रास नियम भी बोलते हैं। एक साधन के वृद्धिमान प्रतिफल को लागत ह्रास नियम भी कहते हैं। इसको स्थिर
लागत नियम कहेंगे। इसको वृद्धिमान लागत नियम। अच्छा, अब सवाल उठ रहा है क्यों कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस अवस्था में ज़्यादा प्रतिफल की प्राप्ति हो रही है, ज़्यादा आउटपुट की प्राप्ति हो रही है, ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा निर्गत प्राप्त हो रहा है। तो ज़्यादा निर्गत प्राप्त हो रहा है तो वहाँ लागत घटेगा कि बढ़ेगा। हम किसी भी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो वो क्या होता है, लागत वहाँ क्या होता है, घट जाता है। इसलिए एक साधन के वृद्धिमान प्रतिफल को लागत ह्रास नियम कहते हैं। यहाँ पर उत्पादन स्थिर रहता है तो लागत में, खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको स्थिर लागत का नियम बोलते हैं। यहाँ उत्पादन घटने लगता है, और घटने लगता है तो इसको हम लोग तो उत्पादन घटने से क्या होगा, खर्चा बढ़ता है, और खर्चा बढ़ता है इस वजह से ह्रासमान प्रतिफल को वृद्धिमान लागत नियम के नाम से जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे और क्लियर होगा जब हम लागत की अवधारणा का अध्ययन कर लेंगे उसके बाद। तो इस तरीके से यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से कि आप एक साधन का प्रतिफल नियम से आप क्या समझते हैं, इसे सारणी तथा रेखा चित्र की सहायता से बताइए। आप नोट्स के लिए चिंता ना करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9631285248 पर संपर्क करें ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ने के लिए। यहाँ थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, नोट्स आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। यदि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9631285248 पर जुड़ते हैं, ये तय की मान लीजिए कि इस पर सारा इंटरमीडिएट का कोर्स अपलोड होगा इस चैनल पर, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग इसके बाद वाला एक साधन का प्रतिफल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक और हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक साधन का प्रतिफल नियम की जो तीसरी अवस्था है उसे हम लोग एक साधन का ह्रासमान प्रतिफल कहें। एक साधन का ह्रासमान प्रतिफल। आधुनिक अर्थशास्त्री इसे परिवर्ती अनुपात का नियम बताते हैं। परिवर्ती अनुपात का नियम, परिवर्ती अनुपातों का नियम, परिवर्ती अनुपातों का नियम। परिवर्ती का मतलब परिवर्तनशील, अनुपातों का नियम। अब हम लोग ये परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या होता है, एक लाइन में इसका हम जवाब देंगे कि एक साधन के प्रतिफल की जो तीसरी अवस्था है उसे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, आधुनिक अर्थशास्त्री परिवर्ती अनुपात के नियम से पुकारे हैं, बताए हैं, जिसको हम लोग परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। तो चलिए हम जानने का कोशिश करते हैं कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या होता है। तो हम लोग जो है सो परिवर्ती अनुपात का नियम परिवर्ती अनुपात का नियम, अनुपातों का नियम। तो ये नियम यह बताता है कि हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाते हैं तो सीमांत उत्पाद एक सीमा तक बढ़ता है, फिर उसके बाद घटने लगता है। तो देखिए, सीमांत उत्पाद एक सीमा तक बढ़ता है और फिर घटे। तो ये नियम यही मुख्य रूप से बताता है कि एक सीमा तक सीमांत उत्पाद बढ़ता है। देखिए, परिवर्तनशील साधन की चौथी इकाई तक ये सीमांत उत्पाद बढ़ा है, फिर घटना शुरू कर दिया। तो ये नियम इसी बात पर फोकस करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सीमांत उत्पाद एक सीमा तक बढ़ता है और फिर घटने लगता है तो कुल उत्पाद क्या होगा, एक सीमा तक बढ़ता हुआ गति से बढ़ेगा और फिर उसके बाद वाला गति से क्या होगा, फिर उसके बाद वाला गति से घटता हुआ गति से बढ़ेगा।
तो अब इसको हम लोग इस परिवर्ती अनुपातों का नियम को व्याख्या करने के लिए आप सारणी का भी प्रयोग कर सकते हैं, रेखा चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में जितना बात का वर्णन करने के लिए कहा जाता है उतना मेंशन करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन आ जाए परिवर्ती अनुपात के नियम की व्याख्या करें सारणी और रेखा चित्र की सहायता से, तो डेफिनेशन, सारणी और रेखा चित्र लिखना पड़ेगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि परिवर्ती अनुपात का नियम यही बताता है कि अन्य साधन स्थिर रखने पर परिवर्ती साधन की इकाई को बढ़ाने से सीमांत उत्पाद एक सीमा तक बढ़ता है और फिर उसके बाद क्या होता है, घटने लगता है। और कुल उत्पाद का क्या हाल होगा, तो एक सीमा तक बढ़ता हुआ गति से बढ़ेगा और फिर घटता हुआ गति से बढ़ेगा। और इस नियम का व्याख्या, इस नियम का एक्सप्लेनेशन इन 2-4 लाइन से पूरा नहीं होता है। परिवर्ती अनुपात के नियम की व्याख्या करने के लिए हम रेखा चित्र की सहायता से करते हैं और रेखा चित्र को हम लोग 3 अवस्था में बांटते हैं। प्रथम अवस्था ये हुआ इस लाइन से बाईं ओर प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक और तृतीय अवस्था इस लाइन से दाहिनी ओर। अब हम लोग प्रत्येक अवस्था में, अब जैसे यहाँ पर इसमें इस ग्राफ में इस रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर परिवर्तनशील साधन की इकाई, इसे हम लोग कारक 1 भी नाम देते हैं और श्रम भी कहते हैं। और वाई अक्ष पर उत्पाद या उत्पाद के प्रकार कह सकते हैं, उस उत्पाद की इकाई मापे हैं। सबसे पहले ये जो वक्र दिख रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो ये वक्र जो हैं वो वक्र क्या है, तो ये है टीपी यानी कुल उत्पाद का वक्र, जिसको हम लोग टीपीपी के भी नाम से जानते हैं। ये वाला जो है सो सीमांत उत्पाद का वक्र है, इसको नाम देते हैं हम लोग एमपी। और इसको हम लोग नाम देते हैं एपी। तो हम लोग पहले से जान चुके हैं कि एमपी और एपी उल्टा टोपी के आकार का या उल्टा यू लेटर के जैसा होता है। ध्यान रखने वाली बात है कि प्रथम अवस्था में क्या क्या किन किन बातों पर ध्यान देना रहता है। तो प्रथम अवस्था में इस लाइन के बाईं ओर हम लोग को क्या ध्यान देना रहता है कि जब हम एमपी का वक्र बनाएंगे तो एमपी इस लाइन से पहले ही बढ़ते हुए उच्चतम स्थिति को पहुंचकर फिर घटना शुरू कर देता है। यानी प्रथम अवस्था में एमपी का हाल क्या है, बढ़ते हुए उच्च गति पर उच्चतम स्तर पर पहुंचकर फिर घटना शुरू कर देता है। तो ये प्रथम अवस्था में एमपी का हाल है। टीपी का क्या हाल है, तो एमपी से टीपी का संबंध तय कीजिए। एमपी बढ़ रहा है तो टीपी बढ़ता हुआ गति से बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद प्रथम अवस्था में एपी भी बढ़ रहा है। अच्छा, और क्या बात है, तो एमपी प्रथम अवस्था वाली लाइन से पहले ही उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है और उच्चतम स्तर को जब तक प्राप्त किया है तब तक टीपी बढ़ता हुआ गति से बढ़ेगा। जैसे इस अवस्था के बाद एमपी घटना शुरू कर दिया तो टीपी घटता हुआ गति से आगे बढ़ेगा और जिस बिंदु से टीपी घटता हुआ गति से आगे बढ़ेगा उस बिंदु को नाम देते हैं नति परिवर्तन बिंदु। उसी बिंदु को नाम क्या देते हैं, नति परिवर्तन बिंदु हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बिंदु इस बात को व्यक्त करता है कि इस अवस्था तक टीपी बढ़ता हुआ गति से बढ़ा है। इसका एविडेंस, इसका साक्ष्य क्या है कि इस स्तर तक एमपी बढ़ा है। तो प्रथम अवस्था की मुख्य बातें क्या क्या होगी। फर्स्ट स्टेज का मुख्य बात कि सबसे पहला बात यह है कि टीपी सबसे पहला बात क्या है, एपी से अधिक गति से एमपी बढ़ता है और उससे अधिक गति से टीपी बढ़ता है। ये पहला बात हुआ। इस गति से प्रथम अवस्था में तीनों की वृद्धि होती है। दूसरा बात क्या है, टीपी
बढ़ता हुआ गति से बढ़ता है, बढ़ता गति से बढ़ता है। एमपी बढ़ते हुए उच्चतम स्तर पर पहुंचकर घटना शुरू कर देता है, घटना शुरू कर देता है। और एपी बढ़ता है, ये तो यहाँ लिख चुके हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज की ये मुख्य बातें हैं। फर्स्ट स्टेज के एक्सप्लेनेशन में इतना बात मेंशन करना पड़ेगा, तो वो फर्स्ट स्टेज पूरा होगा। सेकेंड स्टेज में क्या है? तो सेकेंड स्टेज में यानी द्वितीय अवस्था में क्या क्या हुआ, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो द्वितीय अवस्था में क्या क्या हुआ कि देखिए और बताइए कि द्वितीय अवस्था में टीपी घटता गति से बढ़ते हुए, घटता गति से बढ़ते हुए कहाँ पहुँचता है? उच्चतम स्तर पर पहुँचता है, उच्चतम स्तर पर पहुँचता है। दूसरा बात, एमपी घटते हुए शून्य स्तर पर पहुंचता है, शून्य स्तर पर पहुंचता है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट बात होता है कि एमपी एपी के बराबर होता है। ये सबसे खास बात है दूसरी अवस्था की। और इस अवस्था की और सबसे खासियत बात है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक उत्पादक उत्पादन की किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है। ऑप्शन दिया जाता है प्रथम अवस्था में, दूसरा ऑप्शन दिया जाता है द्वितीय अवस्था में, तीसरा ऑप्शन दिया जाता है तीसरी अवस्था में, और चौथा ऑप्शन है कि उपर्युक्त किसी भी अवस्था में। तो सही जवाब है कि एक उत्पादक जो होता है वो द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना चाहता है। तो द्वितीय अवस्था उत्पादन के लिए सर्वोत्तम होता है। अच्छा, अब इसका जो है कारण और एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हमें लागत का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, क्योंकि लागत का नियम कहता है कि जहाँ पर लागतें अधिक होती है, जैसे द्वितीय अवस्था में औसत उत्पाद जो है वो उच्चतम हुआ है, वहीं हम ग्राफ बनाएंगे औसत लागत का, तो हम लागत का कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर लागत का जो वक्र बनाएंगे तो ये औसत उत्पाद का वक्र कैसे हुआ? उल्टा यू। तो लागत का वक्र होता है सीधा यू, और सीधा यू जब होता है तो इसका मतलब होता है जिस अवस्था में औसत उत्पाद या परिवर्तनशील साधन के जिस इकाई पर औसत उत्पाद मैक्सिमम हुआ, उस इकाई पर औसत लागत न्यूनतम होता है, और औसत लागत, औसत उत्पाद और औसत लागत का अंतर प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो ये दोनों के बीच जितना ज़्यादा का क्या होगा? गैप होगा, लाभ उतना ज़्यादा होता है। और एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? लाभ ही कमाना तो होता है। तो जिस परिवर्तनशील साधन की जिस इकाई पर या उत्पादन के जिस स्तर पर एक उत्पादक को अधिकतम लाभ होता है, उससे ज़्यादा बेहतर अवस्था उत्पादक के लिए कुछ और नहीं होता। और यह अवस्था परिवर्तनशील अनुपात के नियम के दूसरी अवस्था में ये दिखाई पड़ता है। इसलिए एक उत्पादक के लिए दूसरी अवस्था उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल होती है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे का बात जानने के लिए क्या करना है? हाँ,
हम लोग दूसरी अवस्था को देख लिए। अब हम तीसरी अवस्था को देखते हैं कि तीसरी अवस्था क्या क्या बताता है। तीसरी अवस्था बताता है थर्ड स्टेज। हाँ, थर्ड स्टेज क्या होता है? देखिए, एमपी नेगेटिव हो गया है, एमपी नेगेटिव हो गया और एमपी नेगेटिव होने से टीपी घटना शुरू कर दिया। ये तो पॉइंट हो गई। अच्छा, यहाँ पर औसत लागत भी, अच्छा औसत लागत पहले से घट रहा है। तो यही तीसरी अवस्था की मुख्य बात यही है। तो इस तरीके से आप लोग देख लिए कि उत्पाद की इस यूनिट के अंतर्गत अनेक टॉपिकों में से एक टॉपिक उत्पाद की अवधारणा के अंतर्गत हम लोग उत्पाद के प्रकार, विभिन्न उत्पादों के बीच संबंध, फिर उत्पादन फलन, दो प्रकार का, अल्पकालीन और दीर्घकालिक उत्पादन फलन। उसमें से अल्पकालीन उत्पादन फलन में एक साधन का प्रतिफल, उसके बाद हम लोग उसका तीसरी अवस्था एक साधन का ह्रासमान प्रतिफल में को हम लोग आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा परिवर्ती अनुपात के नियम के रूप में बताया गया और वो नियम को सारणी और रेखा चित्र की 3 अवस्था से एक्सप्लेनेशन किए। इसके बाद हम लोग तुरंत क्या करेंगे कि दीर्घकालिक उत्पादन फलन जो था उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या बताता है कि ऐसा उत्पादन फलन जहाँ पर प्रतिफल प्राप्त करने के लिए उत्पादन के दोनों स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों साधनों को बदला गया हो, दोनों साधनों को बढ़ाया गया हो और दोनों साधनों में जो वृद्धि की गई है वो एक ही अनुपात में होना चाहिए। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में दोनों साधनों में वृद्धि एक ही अनुपात में होने से जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने का प्रतिफल के नाम से जानते हैं। पैमाने के प्रतिफल, पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। तो इसका दोनों दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने के प्रतिफल, यहाँ पर क्या होता है, उत्पादन के दोनों साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाने से जो प्रतिफल की प्राप्ति होती है उसे हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने के प्रतिफल कहते हैं और इस नियम को हम लोग पैमाने का प्रतिफल नियम के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल है कि ये मेरा परिवर्तनशील साधन की इकाई को बढ़ाई गई है, यहाँ पर स्थिर साधन की इकाई को बढ़ाई गई है, यहाँ पर कुल उत्पाद की जो इकाई में बढ़ोतरी हुई है उसकी आंकड़ा है और यहाँ पर हम लोग तय करेंगे अभी कि पैमाने के प्रतिफल की ये कौन सी अवस्था है, ये कौन सी है, ये कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि दोनों साधनों, स्थिर और परिवर्तनशील साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर अनुपात कितना है, अगर ये दोनों को अनुपात में लाएंगे तो 2:1। यहाँ पर यहाँ तो हो गया 2:1। क्या यहाँ 2:1 है? यहाँ तो दिख रहा है 4:2, 4:2 दिख रहा है। लेकिन अनुपात तब कहा जाता है जब वो काटते काटते इतना छोट हो जाए कि अब और ना कटे, तब उसका अनुपात कहा जाता है। इसलिए अनुपात यहाँ पर इसको काटेंगे तो 2:1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8:4 दिख रहा है, लेकिन क्या ये 2 अनुपात होगा 1 की नहीं होगा, काटने पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 16:8 है, लेकिन इसको काटेंगे तो 2:1 के रूप में आ जाएगा। इसको तो इस तरीके से हम चेक करेंगे तो पता चलेगा कि
दोनों साधनों को, स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया गया और जो प्रतिफल या कुल उत्पाद जो प्राप्त होगा उसे हम लोग पैमाने का प्रतिफल या दीर्घकालीन उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये दोनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया गया, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा सवाल है कि परिवर्तनशील साधन को किस स्पीड से बढ़ाया गया है, स्थिर साधन को किस स्पीड से बढ़ाया गया है, किस दर से बढ़ाया गया, और कुल उत्पाद की जो प्राप्ति हुई उसका दर क्या है, उसका स्पीड क्या है, तो वो भी जानना ज़रूरी है। तब ना पता चलेगा कि पैमाने के प्रतिफल के नियम के अंतर्गत 3 छोटे छोटे नियम शामिल हैं। उसमें से एक है पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, और दूसरा है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, और तीसरा है पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। अब ये 3 नियम क्या कहते हैं उसको भी जान लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि इसे कौन सा गति से बढ़ाया गया, कितना % की गति से बढ़ाया गया, इसको कितना % की गति से बढ़ाया गया, इसको कितना % की गति से बढ़ाया गया। ये अगर हम पता कर लेंगे तो ये 3 नियम समझने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर डबल होता है तो वो मान लेते हैं कि 100% की गति से वृद्धि की है, और निकालने का भी फार्मूला है। अगर 2 से कोई चीज़ 4 हुआ तो हम निकालते कैसे हैं, कितना का परिवर्तन हुआ, 2 का हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2 से हुआ, इस अनुपात को 100 से गुना करते हैं तो कितना हो गया, काटेंगे तो 100%, तो ये 100% से बढ़ा है। 4 से 8 हुआ तो ये भी 100% हो गया। इसी तरीके से सब ये डबल हुआ, यानी 100% की गति से परिवर्तनशील साधन में वृद्धि की गई है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें, स्थिर साधन की इकाई में भी डबल की बढ़ोतरी हुई है, तो ये भी 100% की गति से बढ़ा है, यानी ये सब जो है सो 100% की गति से बढ़ा है सब। अब इधर थोड़ा चेक कर लेते हैं कि इधर 100% की गति से बढ़ा है या 100% की गति से अधिक गति से बढ़ा है। तो देखिए 5 से 15 हुआ, यहाँ देखिए 5 से 15 हुआ, तो 5 से 15 हुआ, तो परिवर्तन कितना का हुआ, 10 का। स्टार्ट कहाँ से हुआ था परिवर्तन, 5 से, इसको अनुपात को 100 से गुना करेंगे, 5 में 10 यानी 200%, ये 200% बढ़ा। 15 से 35 स्टार्ट कहाँ से हुआ, कितना का परिवर्तन, 20 का। स्टार्ट कहाँ से, 15 से, इसको 100 से गुना कीजिए, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 133%। 133% बढ़ा। ये वाला 35 से 70 हुआ तो डबल हुआ, 100% बढ़ा। 70 से 140 डबल हुआ, 100% बढ़ा। 140 से 250 निकालना पड़ेगा कितना प्रतिशत बढ़ा, 140 से 250। परिवर्तन कितना का, तो परिवर्तन है 110 का। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 140 से, इसको 100 से गुना कीजिए तो 10, 14 पॉइंट देंगे, 14 25 14 98, 12 बचा, 14 8 112 होता है, तो ये गुना करेंगे तो 78% होगा। ये हुआ कितना है, ये 78% की गति से बढ़ा। ये 250 से 400 कितना हुआ, 250 से 400 परिवर्तन
150 का हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ था 250 से, इसको 100 से गुना कीजिए, 5 दिया 15, 5 पचे 25, 5 20 100, 20 दिया 60% की वृद्धि हुआ। तो आप यहाँ पर देख लिए कि स्थिर साधनों, स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों को एक ही अनुपात, और वो अनुपात क्या है, 2:1 की गति से बढ़ाई गई है। हम इंडिविजुअली बात करेंगे तो 100% की गति से बढ़ाई गई है दोनों साधनों को। और प्रतिफल की प्राप्ति देखिए, इस इकाई तक, ये लाइन जो दिया हुआ है, इस इकाई तक साधनों को 100% की गति से बढ़ाई गई है, 100% की गति से बढ़ाई गई है। और प्रतिफल की प्राप्ति 100% की गति से, 100% की अधिक गति से हुई है। देखिए 200% और 300%। इसलिए इस अवस्था को नाम देते हैं पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल की अवस्था, वृद्धिमान प्रतिफल की अवस्था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साफ साफ दिख रहा है, 100% की गति से दोनों साधनों को बढ़ाया गया है और प्रतिफल की प्राप्ति 100% की अधिक गति से हुई है। साधनों को 100% की गति से बढ़ाई गई और प्रतिफल की प्राप्ति 100% की अधिक गति से हुई है। इसलिए इसे हम लोग पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल कहते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगा, दोनों साधनों को जिस गति से बढ़ाते हैं और एक ही अनुपात में दोनों साधनों को जिस गति से बढ़ाते हैं और प्रतिफल की प्राप्ति उससे अधिक गति से होती है, तो उसे हम लोग पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल कहते हैं। दूसरा नियम क्या है, दोनों साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं, अगर प्रतिफल की प्राप्ति उसी अनुपात में हो, जैसे 100% की गति से बढ़ाएगी, प्रतिफल भी 100% की गति से प्राप्त हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैमाने का स्थिर प्रतिफल या पैमाने का समान प्रतिफल। अच्छा, और साधनों को जिस स्पीड से बढ़ाया गया है, प्रतिफल की प्राप्ति उससे कम स्पीड से हो। देखिए 100% की गति से बढ़ाया गया है साधनों को और प्रतिफल 100% से कम की गति से, देखिए 78%, 60% से प्राप्त हुआ है, तो इसे हम लोग पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल के नाम से जानेंगे। ह्रासमान प्रतिफल। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन समझ लिए, उसी का दूसरा नाम है पैमाने का प्रतिफल, और इस नियम को पैमाने का प्रतिफल नियम। इसके अंतर्गत तीन छोटे छोटे नियम शामिल हैं। एक पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल नियम, दूसरा पैमाने का स्थिर या समान प्रतिफल नियम, और तीसरा पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम। अब इसे हम लोग सारणी से तथ्यात्मक रूप से देखें। यहाँ पर हम सारणी रूप से देख रहे हैं। ये जो छोटा छोटा बात लिखा हुआ है समझने के लिए है, ये इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन में शामिल नहीं करते हैं। यहाँ भी जो बात लिखी हुई है वो भी समझने के लिए था। तो इस तरीके से पैमाने के प्रतिफल नियम के अंतर्गत तीन छोटे छोटे नियम, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और ह्रासमान प्रतिफल को हम लोग देख लिए। अच्छा, उसके बाद देखिए सबसे इन तीनों अवस्थाओं में सबसे मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो है हम साधन को जिस अनुपात में जिस गति से बढ़ाते हैं, प्रतिफल की प्राप्ति उससे अधिक गति से होती है। तो इसका कभी कभी कारण पूछ लिया जाता है कि पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल के कारण क्या क्या होते हैं, कारण क्या क्या होते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, जितना हम लगाते हैं, जितना खर्चा करते हैं, उसके तुलना में उत्पादन की प्राप्ति अधिक होती है। तो इसके पीछे कारण क्या क्या है, पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल के कारण। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात बन जाता है। तो कारण में क्या क्या आता है, सो थोड़ा सा देख लीजिए।
कारण इसका है कि पैमाने दोनों साधनों का बेहतर संयोग, साधनों का बेहतर संयोग किन साधनों का? स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों का जो संयोग होता है इस अवस्था में वो बेहतर होता है। और बेहतर होने के कारण क्या होता है? साधन ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, ज़्यादा उपयोग होते हैं, और ज़्यादा उपयोग होने के कारण प्रतिफल बढ़ता हुआ दर से प्राप्त होता है। तो ये पहला कारण है कि साधनों का बेहतर संयोग। दूसरा कारण होता है कि दूसरा है आंतरिक एवं बाह्य मितव्ययिता। आंतरिक एवं बाह्य मितव्ययिता का अधिक होना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मितव्ययिता क्या होता है। तो मितव्ययिता का एक अर्थ होता है किफ़ायती, दूसरा अर्थ होता है बचत। तो ये कौन वाली बचत? उत्पादन प्रक्रिया में कुछ ऐसा नया तरीका अपनाया जाता है, नया कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है, नई तकनीकी अपनाई जाती है, उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है? कम खर्च में ज़्यादा चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। एक गाड़ी है, उसकी कैपेसिटी है 20 बोरा सामान ले जाना और ले आने का, जिसका भाड़ा है 2000 रुपया। जिसका भाड़ा है 2000 रुपया। 40 बोरा है, 40 बोरा वो ले जाता है, 2000 रुपया किराया लेता है 100 किलोमीटर दूरी का। तो हम इसमें औसत भाड़ा की बात करेंगे तो एक बोरा का कितना भाड़ा लगा औसत? तो 2000 बटा 40, तो एक बोरा का पड़ा खर्चा कितना? 50 रुपया। चालीस बोरा हमें गाड़ी की कैपेसिटी है 40 बोरा ले जाने का, जिसका किराया है 2000 रुपया। अब हम उसी गाड़ी को 5 बोरा सामान दे करके भेजेंगे तो क्या उसके हिसाब से 5 बोरा, तो एक गाड़ी का औसत भाड़ा बना 50 रुपया, और हम 5 बोरा अगर उसको ले जाने के लिए ऑर्डर करेंगे तो उसके हिसाब से 250 रुपया भाड़ा बनना चाहिए। क्या वो 250 रुपया भाड़ा ले करके ये 5 बोरा सामान को ले जाने में तैयार होगा? जवाब है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको पोसाइने पड़ेगा। हो सकता है कि इतना पैसे का उसका डीजल पेट्रोल जल जाए, तो इस वजह से वो तैयार नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम 40 बोरा यानी ज़्यादा मात्रा में सामान भेजेंगे तो औसत भाड़ा घट जाता है, और औसत भाड़ा घट जाता है तो इससे एक तरह का बचत उत्पन्न होता है। उसी बचत को हम लोग मितव्ययिता नाम देते हैं, और ये मितव्ययिता क्या होगा? परिवहन मितव्ययिता कहलाएगा। समझ गए आप लोग? परिवहन मितव्ययिता, परिवहन मितव्ययिता। अच्छा, और बहुत तरह का मितव्ययिता होता है। फैक्ट्री में पुराने तकनीक से सामान बनाया जा रहा है, नई तकनीक का प्रयोग हुआ, उस वजह से कम समय में ज़्यादा सामान बनने लगे और उस वजह से आय बढ़ गया। तो यहाँ पर भी तो बचत एक तरीके से बढ़ा। इसे हम लोग तकनीकी बचत कहेंगे। तकनीकी
बचत या तकनीकी मितव्ययिता। अच्छा, ये तो परिवहन मितव्ययिता समझ गए, तकनीकी मितव्ययिता समझ गए। हाँ, ये समझ गए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मितव्ययिता। और वो जिस मितव्ययिता की बात कर रहे हैं वो आंतरिक होता है और बाहरी भी होता है। आंतरिक मितव्ययिता का मतलब कंपनी या उद्योग के अंदर ऐसे सुधारवादी कदम उठाए जाते हैं जिससे बचत बढ़ता है। बचत बढ़ता है या फिर ये सब कह सकते हैं कि खर्चा घटता है, या फिर वही पैसा